नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कि कल तुम कहाँ रहने वाले हो। आपके आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सदा सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें व अपने आप को अपग्रेड करते रहें। तो साथियों, आज हम थोड़ा सा इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी का IPO का रिव्यू करें। उस कंपनी के जानने से पहले थोड़ा सा 2-3 चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे यूज़रों को क्वेश्चन आ रहे थे कि बाज़ार में हो क्या रहा है। वो एक रेंज मोड में फंसा हुआ है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो अभी क्या है कि बाज़ार जो है ना, जो वीक हैंड है उनसे माल छुड़वा रहा है। कहीं ना कहीं माल जो कमज़ोर है शेयर बाज़ार में अभी आए हैं, वो देखे यार 10 रुपये नीचे चला गया और बोले एक बार को तो बेच बूझ के सब निकल जाओ यार, लग रहा है कि सब ख़त्म हो गया है, कुछ मतलब नहीं है। कि क्या जब एक लंबे समय की रैली देता है ना, तो वो ऐसा टाइम वाइज करेक्शन लेता है। टाइम वाइज करेक्शन लेने में आपने देखा होगा, बजाज फाइनेंस इतनी बड़ी कंपनी है, वो भी टाइम वाइज करेक्शन ले रही है, मतलब कहीं नहीं जा रही है, रेंज बाउंड में फंसी हुई है। कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर है, वो इस तरह का टाइम वाइज करेक्शन बाजार भी ले रहा है। और कहीं ना कहीं जो FII की बिकवाली है वो बहुत ज़्यादा हावी है, इसीलिए उसका दबाव दिख रहा है। क्योंकि जो डॉलर का इंडेक्स है वो एक सडनली लेवल पे पहुंच गया है और हमारी जो वैल्यू, रुपए की वैल्यू है, लगभग 85 रुपये के ऊपर निकल गई है। तो इसलिए करेंसी में भी फ़र्क पड़ रहा है, उसका फ़र्क कहीं ना कहीं इक्विटी बाज़ार में भी पड़ेगा। घबराने की बात नहीं है, अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो पैसा बनेगा, नो डाउट, चिंता करने की बात है नहीं। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुम्हारा इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में। इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी क्या है कि पहले हम इस कंपनी का बिज़नेस समझ लेते हैं। कि आप मतलब किसी भी कंपनी का IPO करें या IPO के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताऊं, उससे पहले ये है कि उस कंपनी को जान लो कि वो कंपनी काम क्या करती है। तो साथियों, जो इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड है, ये कंपनी क्या है, ट्रैक्टर बनाती है। इंडो का आपने देखा होगा ना, इंडो फार्म करके ट्रैक्टर आता है, ट्रैक्टर, क्रेन, है ना, इस तरह की चीज़ों को ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसके ये जो ट्रैक्टर है ना, या हार्वेस्टर होते हैं, आपने देखा होगा हार्वेस्टर होते हैं, या रूटावेटर होता है, जो कृषि से रिलेटेड सामान होते हैं, वो ये बनाती है। जो आप फार्मर होंगे या आपके कोई परिवार में कोई किसान होगा तो वो समझ जाएगा कि इंडो फार्म एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर वगैरह बनाने की कंपनी है। और ये हार्वेस्टर, रूटावेटर, है ना, क्रेन, इस तरह के बनाती है। इंडो फार्म जो है ना, ये 20 HP से लेकर के और 110 HP तक के ट्रैक्टर को मैन्युफैक्चरिंग करती है। वर्तमान में इसकी जो कैपेसिटी है साथियों, वो 18,000 ट्रैक्टर पर ईयर बनाती है, पर सालाना बनाने की इसकी कैपेसिटी है इंडोर फार्म की। और इसकी जो फैक्ट्री है ना, वो हिमाचल में है, बद्दी में, सोलन के, वहाँ पे इसकी यूनिट है, एक ही यूनिट है। और ये क्रेन जो है ना, 9 टन से लेकर 30 टन तक की क्रेन ये बनाती है। ये क्रेन वगैरह जो आपने देखा ना, कार वगैरह को उठा कर ले आते हैं, जो इस एक्सन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड आपने देखा होगा, ये इस तरह की जो क्रेन है, ये क्रेन भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इंडो फार्म तो जो फार्मर है उसका मालूम ही है, जैसे सोनालिका का एक ट्रैक्टर आता है, महिंद्रा का ट्रैक्टर आता है, या तुम्हारा स्वराज का ट्रैक्टर आता है, ऐसे इंडो फार्म का भी ट्रैक्टर आता है ना। इस तरह का इसका बिजनेस है। और ये जो क्रेन है ना साथियों, ये तुम्हारा लगभग 30 टन के आसपास ये क्रेन बनाती है। छोटे 9 टन से लेकर के, मतलब 9 टन कम से कम वजन और 30 टन अधिक से अधिक, इस रेंज की ये क्रेनों को मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये इसकी वर्तमान की स्थिति में अगर देखा जाए साथियों, तो लगभग 2,500 क्रेन ये पर साल मैन्युफैक्चरिंग करती है। मतलब अब इसका अधिकतर अगर बिज़नेस समझ लें साथियों कि बिज़नेस कहाँ से आता है, तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है साथियों, वो हरियाणा, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से इस कंपनी का रेवेन्यू आता है अधिकतर। क्योंकि यही अधिक जो लैंड है ना, ये कृषि के लिए अच्छी जगह मानी जाती है। हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तुम्हारा यूपी के कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो गया, गुजरात, वो समतल ज़मीन है और वहाँ जो भूमि जोतने बोने लायक भूमि है वो अधिक है, मतलब खाने पीने लायक अच्छी भूमि मानी जाती है। अब हमने समझ लिया कि कंपनी का बिज़नेस क्या है, या जिस कंपनी में हम पैसा लगाने जा रहे हैं वो कंपनी काम क्या करती है। भाई ट्रैक्टर वगैरह बनाती है, तो इसका जो रेवेन्यू है ना 50 और 45 है, मतलब 45% रेवेन्यू उसका ट्रैक्टर वगैरह से आता है, 5% रेवेन्यू उसका हार्वेस्टर, रोटावेटर और जो ये कृषि में उपकरण बनते हैं ना उनसे आता है। और लगभग 50% जो रेवेन्यू है ना, वो इसका क्रेन वगैरह से आता है, मतलब क्रेन वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग करती है ये उससे आता है।
अब हमने समझ लिया कि कंपनी जो इंडोफार्म इक्विपमेंट लिमिटेड है, ये कंपनी काम क्या करती है। भाई सबसे पहले हम उसका धंधा तो समझे, धंधा हमारे क्लियर हो गया कि ये ट्रैक्टर बनाती है ना। जैसे महिंद्रा का ट्रैक्टर है, तुम्हारा सोनालिका ट्रैक्टर है, जोइन का है, प्रीत ट्रैक्टर है, या तुम्हारा एस्कॉर्ट ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर बनाने का काम करती है तुम्हारा इंडोफार्म का आपने देखा होगा, यूपी वगैरह से हमने, हमारे यहाँ पे तो है, हमारे परिवार में भी है एक दो पे। अब हमने समझ लिया कि कंपनी का बिजनेस, उसके बाद हम समझते हैं कि आईपीओ कितने करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए जुटाना चाहते हैं। तो साथियों, ये इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आए हैं 260 करोड़ रुपए का। ये आईपीओ के जरिए 260 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं, जिसमें से 185 करोड़ रुपए जो है वो फ्रेश इशू है, जो कि कंपनी में जाएगा पूरा, और 75 करोड़ रुपया ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल, जो कि प्रमोटर के पास में जाने वाला है। अगर कोटे की बात करना चाहती हो तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए 50% कोटा रिजर्व रखा गया है, और जो तुम्हारा एनआईआई है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके लिए 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। जो रिटेल भाई है, रिटेल भाइयों के लिए 35% कोटा रिजर्व रखा गया है। हम समझ लेते हैं कि कहाँ पे लिस्ट होगी। तो साथियों, एनएससी और बीएससी दोनों पे ही लिस्ट होने वाली है, मतलब मेन बोर्ड की कंपनी है, मेन बोर्ड की कंपनी मानी जाएगी। ऐसी नहीं है कि एसएमई में है या 2 शेयर नहीं बेच सकते, 4 नहीं, आपकी जितनी मर्जी आप उतने बेच सकते हैं। प्राइस बैंड की बात करें साथियों, तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 205 रुपये से 204 रुपये से लेकर के 215 रुपये का रखा गया है। और अगर आपको एक एप्लीकेशन लगानी है आईपीओ में, तो 69 शेयरों के लिए आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, मतलब आपको 14,835 रुपये एक एप्लीकेशन में बनते हैं। हम समझे कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी साथियों, कब बनी थी ये कंपनी। तो साथियों 1994 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, पर इनका जो बिज़नेस है ना, वो बिज़नेस 2001 से चालू हुआ था। और जो कंपनी के प्रमोटर है रणवीर सिंह जी, उन्होंने ऐसा बताया है, कंपनी के सीएमडी, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने जो अपनी कॉन कॉल में बताया और अपने इंटरव्यू में बताया है कि हमने इसका जो कंपनी 1994 में बन गई थी, लेकिन सन 2001 के आसपास इसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का काम चालू हुआ। तो कंपनी के जो प्रमोटर हैं, इन्होंने इससे पहले आइसर कंपनी में उन्हें 3 साल का अनुभव है, मतलब अभी तो 24 साल तो इसी कंपनी में हो गया, अपनी खुद की कंपनी है उनकी इंडोफार्म। इससे पहले वो आइसर में सीएमडी लेवल पर काम कर चुके हैं, मतलब अच्छे मैनेजमेंट पे थे, एमडी पे थे, आइसर को सर्विस दे चुके। अभी इनकी खुद की कंपनी खोली उन्होंने इंडोफार्म करके। तो इनका जो ज़्यादातर फोकस है वो है कि चीप रेंज में जो अधिकतर लोगों के पास तक ट्रैक्टर की पहुंच बढ़ाना। ट्रैक्टर से इनका हालांकि रेवेन्यू कम आता है, 45% आता है, अधिकतर क्रेन से रेवेन्यू आता है। प्रमोटर की बात करें साथियों, तो इनका जो रणवीर सिंह है, कंपनी के मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं, सीएमडी हैं, और एक तुम्हारा सुनीता सैनी है, वो भी कंपनी के मैनेजमेंट डायरेक्टर है। आईपीओ की अगर बात करें साथियों, तो आईपीओ कितनी तारीख से कितने तारीख के बीच में खुला रहेगा। तो आईपीओ जो है तुम्हारा 31 दिसंबर से ओपन होगा और 2 जुलाई को क्लोज होगा, 2 जनवरी को क्लोज होगा। अगर हम अलॉटमेंट की बात करें तो 3 जनवरी को अलॉटमेंट आएंगे कि आपको अलॉट हुए कि नहीं हुए, और अगर आईपीओ अलॉट हो जाते हैं तो 6 जनवरी को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और नहीं अलॉट होते हैं तो आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा 6 जनवरी को। 7 जनवरी में इसकी लिस्टिंग है, एनएससी और बीएससी दोनों पे ही ये लिस्ट होने वाली है कंपनी ऑल ओवर, ठीक है। फेस वैल्यू कंपनी की 2 की 10 की आ रही है, 10 की फेस वैल्यू पर कंपनी आ रही है। अब अगर ये देखें कि कंपनी की और इसके अलावा भी इक्विपमेंट बनाती है क्या साथियों, ये ट्रैक्टर वगैरह के अलावा भी जो गियर बॉक्स लगते हैं या कुछ ट्रैक्टर के अंदर जो मशीनरी लगती है ना, उन्हें भी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, बिजनेस हार्डकोर बिजनेस है। और कंपनी के अंदर लगभग 940 के आसपास 938 एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं जो काम करते हैं। अभी जैसा कि कंपनी ने बताया, भारत के अलावा भी कंपनी का 20 देशों में काम है, मतलब 20 देशों में कंपनी ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करती है। और भारत के अंदर साथियों इसके 150 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मतलब जो डीलर है ना, डीलर के माध्यम से कंपनी काम करती है। एक थोड़ा सा डीलरों में क्या रहती है साथियों, समस्या एक थोड़ी सी ये हो जाती है डीलरों के साथ में कि आपको मार्जिन की प्रॉब्लम आ जाती है। भाई उन्होंने बोला हमें, हम फलाने कंपनी वाला ये मार्जिन दे रहा है, आपको इतने % देना पड़ेगा। तो एक तो इसमें ये थोड़ी सी बिजनेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। और दूसरी की आती है कि अगर लोन बढ़ गया, मतलब सपोज करो बैंक ने अपनी आरबीआई ने रेपो रेट नहीं घटाई, आरबीआई ने रेपो रेट नहीं बढ़ाई, तो उससे होगा क्या, किसानों को लोन जो मिलेगा ज़्यादा दर पे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो प्लान है ट्रैक्टर खरीदने का वो पोस्टपोन्ड भी हो जाता है, अरे यार अभी नहीं, आगे वो देखते हैं। किसान करते हैं ऐसा, कई बार देखा है क्या रेट पे मिल रहा है, बोले यार 12% पे मिल रहा है, बोले नहीं यार अभी नहीं, उस पिछली बार तो 8 पे मिल रहा था तो 8 पे ले लेते अपन,
अभी नहीं रुक जाओ, तो पोस्टपोन्ड हो जाता है। अभी भारत के अंदर लगभग साथियों 1 लाख से जो ज़्यादा कस्टमर जो है इसके हैप्पी कस्टमर है। अब थोड़ा एसिड वगैरह पर नज़र डाल लेते हैं साथियों कि इस कंपनी का एसिड क्या है। तो जैसे हमने समझा कि भाई कंपनी का जो धंधा है ना वो हमारी हार्डकोर धंधा है, मतलब ऐसे धंधों पर भी भरोसा किया जा सकता है। अब एसिड की बात करें साथियों तो इस कंपनी के 2022 में 619 करोड़ के एसिड हुआ करते थे। 2022 में 619 के थे, 2023 में बढ़ के वो 622 करोड़ के हो गए और 2024 में वो 647 करोड़ के एसिड हो गए। और 2024 की अगर ट्रेलिंग 12 मंथ में जो उन्होंने डाटा दिया है, मतलब 2 महीने का 3 महीने का, उसके अनुसार 644 करोड़ के एसिड दिखाए हैं। एसिड में एक सस्टेनेबल ग्रोथ है कि जितने भी ऐसे हार्डकोर बिजनेस रहते हैं ना उनमें सस्टेनेबल ग्रोथ रहती है। चाहे आप एस को उठा कर देख लो, एक्शन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, चाहे एस्कॉर्ट को उठा कर देख लो, चाहे आप महिंद्रा, फिर महिंद्रा के पास में तो अलग से भी काम आता है, मतलब बुलेरो वगैरह बनाती है वो, अकेला ट्रैक्टर का काम नहीं है। ट्रैक्टर से रिलेटेड जो है एस्कॉर्ट है वो सिमिलर ट्रैक्टर इंडस्ट्री में ही है। और एसिड में सस्टेनेबल ग्रोथ है 619 से 622 से 644 647, मतलब एक सस्टेनेबल ग्रोथ मानी जाएगी। अगर हम रेवेन्यू की बात करें साथियों तो रेवेन्यू इसका 2022 में 352 करोड़ का हुआ करता था, वो 2023 में बढ़ के हो गया 371 करोड़, 2024 में बढ़ के हो गया 376 करोड़। और जो ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब TTM बेसिस पे जो उन्होंने रेवेन्यू बताया है वो लगभग 76 करोड़ का बताया है, तो ठीक ठाक नज़र आ रही है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें साथियों तो 2022 में इस कंपनी को जो प्रॉफिट थे 13 करोड़ 72 लाख के प्रॉफिट हुआ करते थे 2022 में। 2023 में वे बढ़ के हो गए 15 करोड़ 37 लाख और 2024 में वे हो गए 15 करोड़ 60 लाख। और जो ट्रेलिंग 12 मंथ का उन्होंने डाटा दिया है लगभग 2.5 करोड़ जैसे प्रॉफिट दिखा रहे हैं। मतलब देखो जो अच्छी कंपनी होती है ना, जो सस्टेनेबल कंपनी होती है ना, उनमें एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी आपको कि उनका जो धंधा है वो एक सस्टेनेबल तरीके से बढ़ता है। मतलब ऐसा नहीं होता एकदम हाई का एकदम लो नहीं, क्योंकि हार्डकोर बिजनेस आपको दिख रहा है, ट्रैक्टर बनाती है, क्रेन वगैरह बनाती है, तो ऐसा नहीं है कि एक साल तुमने 10,000 क्रेन बेच दी, एक साल तुमने 200 क्रेन बेची, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा है कि आप कितना ही पुश कर लो तो ऐसा रहता है। पिछले बार हमने 10 करो 100 क्रेन बेची थी या 100 ट्रैक्टर बेचे थे, इस बार हमने 110 ट्रैक्टर बेचे, तो 10% की ग्रोथ है। ऐसा सस्टेनेबल ग्रोथ मानी जाती है। रेवेन्यू अच्छा है, एसेट वगैरह सस्टेनेबल तरीके से बढ़ रही है, नो डाउट। अब बात लेते हैं कि इनका पर्पस ऑफ IPO क्या है साथियों, कि किस पर्पस से IPO लेकर आना चाह रहे हैं। तो इन्होंने जो बताया है, इनको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है अपनी नई फ्रेश। इनको जो क्रेन है ना, इनकी जो क्रेन से 50% रेवेन्यू आ रहा है, ये अपनी 100% कैपेसिटी पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी जो अपना ये क्रेन है ना वो फुल सर्विस नहीं कर पा रहे, मतलब फुल दे नहीं पा रहे। तो उसके लिए इन्हें क्या करना है कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है नई, अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करना है क्रेन वगैरह बनाने के लिए। तो ये प्रमोटरों के लिए अच्छा साइन माना जाता है कि आप पैसे को सही यूटिलाइज कर रहे हो। भाई उनको एक नई तरह से फ्रेश वो डालनी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कि यार हम जहाँ क्रेन है तो वो जो इनकी लगभग 2,500 क्रेन ये पर साल बनाते हैं, तो वो बढ़कर लगभग 5,000 से 6,000 के आसपास हो जाएगी पर एनम जो है क्रेन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो पहली बात तो ये होगी कि कंपनी जो अपने पैसे को ना सही यूटिलाइज कर रही है, एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रही है, वो बहुत बेहतर है। दूसरा क्या है कि एक NBFC इनकी कंपनी है तुम्हारा बोरोटा फाइनेंस करके। बोरोटा फाइनेंस जो है इन्हीं की है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज इन्हीं की एक सब्सिडरी है। तो ये उसमें कुछ निवेश करना चाहते हैं लगभग 45 करोड़ के आसपास, जिससे फ्यूचर में इनको सपोर्ट मिल रहा है। अब सोचोगे आप कि यार इनकी खुद की कंपनी है, इसमें क्या, देखो जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आप अगर महिंद्रा से कोई गाड़ी लेते हो तो महिंद्रा क्या बोलता है, आपको पहली ये प्रायोरिटी देता है कि आप एक काम करो, आपको फाइनेंस कराना ना, तो हम आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा से फाइनेंस करा देते हैं। महिंद्रा फाइनेंस से आप महिंद्रा की बुलेरो खरीदो और महिंद्रा से फाइनेंस करा दो, तो आपका जो इंटरेस्ट जाएगा, जैसे आपने कोई उनका प्रोडक्ट खरीदा तो वो पैसा भी उनके पास चला गया, और जो आप उनको इंटरेस्ट दोगे वो पैसा भी उनका हो गया। तो ऐसे इनकी जो बोरोटा फाइनेंस करके है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज, वो इनकी सब्सिडरी है। तो ये क्या करते हैं, अगर आप इंडोफॉर्म कोई ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, आपने बोले यार हम तो 2 लाख जमा करेंगे और 4 लाख या 6 लाख का फाइनेंस कराएंगे, तो ये बोलेंगे यार आपको फाइनेंस ही तो कराना है, तो हम करा देते हैं अपनी बोरोटा फाइनेंस से, हमारी खुद की NBFC है, तो आप इसी से करा लो, कुछ जो कागज़ वगैरह हैं वो भी कुछ कम लगेंगे। तो इसलिए ये अपना कुछ पैसा उस NBFC कंपनी है जो सब्सिडरी है उसमें डालेंगे, एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे, कुछ पैसे का ये इनकी एक सब्सिडरी है उसका लोन रिपेमेंट करेंगे, मतलब लोन को पेमेंट करेंगे।
कुछ ये जर्नल कॉर्पोरेट पर्पज़ में यूज लेंगे। तो ऐसा प्रमोटर ने बताया, मतलब अगर जर्नल नहीं देखा जाए ना तो साथियों बहुत अच्छा माना गया। भाई पहली बात, जो आप पैसे का यूज कर रहे हो, पैसा आप सही यूज कर रहे हो। पहला अच्छा यूज क्या माना जाता है कि आप जो पैसा ले रहे हो उस पैसे को अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करो, मतलब अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। तो एक अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, पहले पॉजिटिव साइन हो गया। दूसरा पॉजिटिव साइन हो गया कि भाई आपकी जो बरोटा, जो आपके बरोटा फाइनेंस एक एनबीएफसी है, उसमें आप पैसा डाल रहे हो ताकि जो आपको ट्रैक्टर भी खरीदे या क्रेन खरीदे उसको जो फाइनेंस हो वो भी आप ही कर दो। जैसे कोई श्रीराम से जाएगा या बैंक से जाएगा वो आप ही कर दो, वो भी पैसा कहीं ना कहीं कंपनी में ही आने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा साइन है। कुछ अपना जो लोन पेमेंट कर रहे हो आप, जो आपके पास कर्ज है, आप कर्ज दे रहे हो, ये कंपनी के लिए अच्छा साइन है। ऑल ओवर ठीक नज़र आ रही है। साथियों अगर इसके रजिस्ट्रार की बात करें तो तुम्हारा मार्स सर्विस लिमिटेड इस कंपनी का रजिस्ट्रार है। अब थोड़ा सा इसके फंडामेंटली वगैरह नज़र डाल लेते हैं कि इसके फंडामेंटली कैसे नज़र आ रहे हैं साथियों। तो जो ROC है, रिटर्न ऑन कैपिटल, इसका लगभग 5.13 का निकल के आता है, ठीक है। ROCE के तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो लगभग इसका 8.96 का निकल के आता है, जो कि अपनी इंडस्ट्री में इतना ही है, ठीक ठाक ही नज़र है। अगर इसकी पैट मार्जिन की बात करें साथियों, तो इसका जो पैट मार्जिन निकल के आता है वो बहुत कम है, मतलब इतना जनरली नहीं रहना चाहिए, इसका कम है। वो फिर भी ठीक है, 7 लगभग 8 का निकल के आता है, ठीक है। अगर हम इसके एबिटा मार्जिन की बात करें, अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन, तो साथियों 16.66 का निकल के आता है, जो कि ठीक है। अगर इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो साथियों 5 का निकल के आता है, और रिटर्न ऑन एसेट वैल्यू लगभग इसके 86 का निकल के आती है। कंपनी कुल मिला के ठीक नज़र आ रही है, मतलब भविष्य में फ्यूचर में चल सकती है, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं। सरकार ना जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, किसानों को लुभाने के लिए एक से एक चीज़ें लेके आती है। भाई किसानों को कम ब्याज दर पर लोन देना, या किसानों को जो इक्विपमेंट है जैसे ट्रैक्टर हुए या तुम्हारा रूटरवेटर हुआ या टिलर हुआ, इन सब चीज़ों पर सब्सिडी देना। क्या कहीं ना कहीं सरकार का जो फोकस है ना वो किसानों को लुभाने को और है। भाई किसानों को लुभाएंगे सरकार, किसानों पर सब्सिडी देगी, किसानों के प्रोडक्टों पर सब्सिडी देगी, तो उसका बेनिफिट इन कंपनी को मिलेगा। चाहे ये हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे एस्कॉर्ट हो, चाहे सोनालिका हो, चाहे स्वराज हो, तो इसी जो भी ट्रैक्टर वगैरह बनाती हैं उनका जो बेनिफिट है वो इन लोगों को मिलेगा, क्योंकि किसान के हाथ में पैसा जाएगा, किसान को सब्सिडी मिलेगी। तो किसान जाहिर सी बात है कि ट्रैक्टर खरीदेगा तो किसका खरीदेगा, या तो महिंद्रा का खरीदेगा, सोनालिका का खरीदेगा, या तो स्वराज का खरीदेगा, या एस्कॉर्ट का खरीदेगा, या तुम्हारा इंडोफॉर्म का खरीदेगा, या तुम्हारा जोनी स्प्रिट का खरीदेगा। जिसका भी खरीदेगा वो कहीं ना कहीं जो पैसा है वो इन्हीं कंपनियों के पे जाएगा, मतलब इनके लिए बेनिफिट है। दूसरा, जो जितनी भी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है या तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, उसमें क्रेनों की आवश्यकता पड़ेगी, और इस कंपनी का 20 से 25 देशों में आसपास काम है, मतलब दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करती है। तो जैसा डॉलर बढ़ रहा है उसके पास जो कंपनी दूसरे देशों को माल बेचेगी तो उससे पैसा इस कंपनी को आएगा, तो उसका प्रॉफिट इस कंपनी को भी मिलेगा। तो ऑल ओवर कंपनी ठीक नज़र आ रही है साथियों। अगर हम इसके पीयर कंपटीटर की बात करें कि इसके पीयर कंपटीटर कौन कौन है, तो साथियों इसके जो पीयर कंपटीटर हैं वे है तुम्हारा एस्कॉर्ट इसी की सिमिलर इंडस्ट्री में है, ट्रैक्टर बनाती है। महिंद्रा को मैंने इसलिए नहीं कंसिडर किया कि साथियों महिंद्रा जो है ना, महिंद्रा के पास में बुलेरो, स्कॉर्पियो, महिंद्रा पिकअप, महिंद्रा की XUV, महिंद्रा ने एक गाड़ी और लॉन्च की है। तो महिंद्रा के पास में अलग से भी रेवेन्यू आता है, अकेला ट्रैक्टर का रेवेन्यू नहीं है। तो साथियों जो एस्कॉर्ट का रेवेन्यू है वो लगभग कुछ इससे बड़ा है। एस्कॉर्ट बड़ी कंपनी है, और इसका जो P निकल के आता है वो 46 का निकल के आता है एस्कॉर्ट का, और जो अर्निंग प्रति शेयर निकल के आता है वो 14.41 का निकल के आता है। एस्कॉर्ट इससे बड़ी कंपनी है। अगर हम और इसकी सिमिलर इंडस्ट्री की बात करें तो तुम्हारा एक्सन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, मतलब ACE, एक्सन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, जैसे कि सिमिलर इंडस्ट्री में काम करती है। वो उसका रेवेन्यू इससे भी मतलब एस्कॉर्ट से कम है, बट इससे ज़्यादा है, क्योंकि वो क्रेन वगैरह बनाती है। ये क्रेन बनाती है, इसका 50% रेवेन्यू आता है, उसका लगभग 80% रेवेन्यू क्रेन से आता है ना। तो उसका जो PE है वो लगभग 54-55 का निकल के आता है, वो 59 का EPS है। मतलब वो कंपनी को दोनों से कंपेयर किए ना साथियों, 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे कि आप इसको आइसर को क्यों देख रहे, क्योंकि आइसर अकेले ट्रैक्टर नहीं बनाती साथियों, आइसर के पास में बड़ी गाड़ियाँ भी बनाती है। तो हमें कंपेयर करना उन कंपनियों से जो इसी सिमिलर इंडस्ट्री में है। भाई आइसर है, आइसर के पास बड़ी कैंटर है, या बड़ी आपने बस देखी होगी, इस तरह का जो गाड़ियां हैं वो आइसर बनाती है। महिंद्रा है, महिंद्रा ट्रैक्टर ही नहीं बनाती, महिंद्रा के पास XUV वगैरह भी है और भी है। बाकी जो सिमिलर है वो तुम्हारा एस्कॉर्ट है, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर ही बनाती है ना, इस तरह से। और जो तुम्हारा एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है वो तुम्हारी क्रेन वगैरह बनाती है। ऑल ओवर कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। कंपनी को देखें कि
अगर हम आईपीओ में लगाएं तो उसमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है। साथ ही वर्तमान में भी 25% की जीएमपी चल रही है, मतलब लग रहा है कि मिल सकता है। दूसरा क्या है कि इस कंपनी के लोन बढ़ते जा रहे हैं, मतलब एक थोड़ा सा ये है कि हालांकि लोन ये रीपे करेंगे, ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। दूसरी कंपनी के लिए नेगेटिव बात क्या साथी है कि इससे ट्रेड रिसीवल बढ़ रहे हैं। ट्रेड रिसीवल बढ़ने अच्छी बात नहीं मानी जाती हमेशा के लिए। अब हम देखें कि यार कंपनी में अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें क्या हैं। अच्छी बात तो ये है कि हमेशा डिमांडेबल सेक्टर है, भाई फार्मर है, किसान ट्रैक्टर खरीदेंगे, सरकार कहीं ना कहीं सब्सिडी देती है, उसका बेनिफिट इन कंपनियों को मिलेगा, ये नो डाउट। और दूसरा इसका क्रेन में बिजनेस है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जहाँ भी काम होगा वहाँ पर क्रेन वगैरह का काम आने वाला है, और ये कंपनी क्रेन मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो ये अच्छी बात है। तीसरी अच्छी बात है कि कंपनी अपने पैसे से एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रही है, वो पैसा कहीं ना कहीं इन लोगों में यूज़ होगा। अब नेगेटिव क्या है कि कंपनी जो अपनी सब्सिडरी के माध्यम से लोन दे रही है, तो उसमें क्या ट्रांसपेरेंसी कम रह जाती है। भाई अगर कुछ कागज़ वगैरह कम भी हैं तो वो जुगाड़ से काम हो जाता है, बोले यार कर दो, देख लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि एक ट्रैक्टर की सेल हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी कम होने के कारण इन कंपनियों को उसका भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरा क्या है कि इस इंडस्ट्री में जो पीयर कंपटीटर हैं वो बहुत ज़्यादा है। तुम्हारा ऐसा नहीं है कि इंडोफॉर्म का ही ट्रैक्टर खरीदेगा आदमी, कोई ज़रूरी नहीं है। भाई तुम्हारा सोनालिका है, स्वराज है, महिंद्रा है ना, जोनिस प्रीत है, तो इस तरह की बहुत सारे ट्रैक्टर इस इंडस्ट्री में हैं। तो कंपटीशन ज़्यादा है, नो डाउट। पहला ट्रेड रिसीवल बढ़ रहे हैं, नो डाउट। लोन सब्सिडी के माध्यम से देते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि थोड़ी बहुत 19-20 चल जाए। आईपीओ में लगाना है नहीं लगाना, ये साथियों आपका अपना डिसीजन होगा। आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लगाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।